क्या मतलब अधिकार का मतलब क्या? व्हाट डू मीन बाय राइट्स? हाँ जी, क्लेम अगेन स्टेट। व्हाई? यस, विकास के लिए। ठीक है, विकास के लिए जो रास्ता है वो रास्ता आपका क्या है? अधिकार है। अधिकार आपको क्यों चाहिए? विकास के लिए चाहिए। ठीक है, और ये विकास कई प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो सकता है ना। ये बताओ, सोशल डेवलपमेंट नहीं, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट। विकास कई प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, और ये सभी विकास, ये क्या आपका सभी डेवलपमेंट जो है एक इंसान को क्या है? चाहिए। एक इंसान को इंसान बने रहने के लिए जो है इतना विकास तो चाहिए ना। मालूम चला एज 18 से ऊपर हुआ, नौकरी नहीं मिली, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट खराब, तो आपका सोशल डेवलपमेंट तो ऑलरेडी क्या है? अगर आपको 5 साल नौकरी ना लगा तो चाचा चाची, बुआ फूफा, मामा मामी के साथ जो है आपका संबंध आपको किस नज़र से देख रहे होंगे, ये तो मैं बखूबी समझाऊँ अपने जीवन में। और अगर आप अभी से ना सुधरे तो आप भी जो है उस स्थिति को पा जाएंगे कि जब इकोनॉमिकल डेवलपमेंट खराब होता है तो इंसान का सोशल डेवलपमेंट भी आपका खराब होता है, और जब ये दोनों बिगड़ जाएगा तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट आप कुछ करने की हालत में नहीं रहेंगे। ठीक है, यहाँ समझने वाली बात यह है कि कुछ अधिकार आपको ऐसा दिख रहा है जहां पर या जिसको लागू करने के लिए जो है भारत सरकार को पैसे की आवश्यकताएं हैं। नहीं, जैसे हम मान लेते हैं सोशल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, समझते हैं आप लोग? सिंपल सी बात है, समाज की डेवलपमेंट को समझना है तो पहले समाज को देख लीजिए ना। समाज में है क्या? विमेन, महिलाएं, चाइल्ड। ठीक है, समाज में और क्या आएंगे? हैंडीकैप्ड। तुम भी सामाजिक है, हम यहां लिखने वाले थे बेरोजगार। ठीक है, अब आपकी पहचान बेरोजगार से है। ठीक है, आप मुस्कुराइए, आपका क्या है? जिक्र संविधान में किया गया है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या है? हैंडीकैप, ओल्ड एजर्स, जैसा कि आप, अनएम्प्लॉयमेंट, यही तो है। अच्छा बताओ, आपको ऐसा नहीं लगता है कि महिलाओं, अच्छा महिला का विकास का क्या मतलब होता है? पहली बात, महिलाओं की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य है ना। महिलाओं की सुरक्षा व स्वास्थ्य, साहब सुरक्षा व स्वास्थ्य देने में क्या पैसा खर्च नहीं होता है? गांव स्तर पर प्राथमिक अस्पताल खोलने के लिए पैसा तो चाहिए ना। अच्छा, बच्चे जब जन्म लेंगे साहब तो हम चूंकि क्या है, अब ये बताओ, हम गरीब माँ के बच्चे या अमीर माँ के बच्चे थे? अरे जब हम आजाद हुए तब, जब भारत जो है, जब भारत क्या हुआ, आजाद हुआ, तो भारत गरीब था या अमीर था? गरीब। हम गरीब माँ के बच्चे थे। ठीक है, हमारे यहाँ कुपोषण का अधिक से अधिक क्या था? मामला था। ठीक है, तो इस कुपोषण की दौर में जो है चाइल्ड का विकास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो आप देखिएगा आर्टिकल 47 न्यूट्रिशन लेवल को क्या करना है? इंक्रीज करना। ठीक है, उसके बाद है हैंडीकैप्ड। ये बताओ, हैंडीकैप्ड आपको लगता है कि ये काम करने में सक्षम होंगे? नहीं, तो इनको क्या मिलता है? रेसिस्टेंस मिलता है, इनको प्रिविलेज दिया जाता है। ठीक है, छूट दिया जाता है। ठीक है, तो हम जो हैंडीकैप को रेसिस्टेंस दे रहे हैं तो इसके लिए पैसा चाहिए ना। ओल्ड एजेस, वृद्धा पेंशन, ओल्ड एज, अब ये जॉब करने के लायक नहीं रहे
और साहब हर हाथ को काम मिलना चाहिए, हर हाथ को काम मिलना चाहिए। ठीक है, मनरेगा में काम करेंगे तो साहब पैसा भी तो चाहिए। एक बात तो है साहब कि साहब ये जो आपका है चाहे सोशल डेवलपमेंट, अच्छा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? हर हाथ को काम, बताओ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में आएगा नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। बेरोजगार को क्या चाहिए? नौकरी। बूढ़े को क्या चाहिए? वृद्धा पेंशन। और सरकार का इनकम भी क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। इसलिए तो आर्टिकल 49 में लिख चुका है प्रोटेक्ट योर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स, है ना। आपका जो क्या है ऐतिहासिक भवन व इमारत है उसकी क्या होनी चाहिए? सुरक्षा। क्यों सुरक्षा होनी चाहिए? याद के लिए क्या जी ने टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। इससे हो क्या जाएगा ये बताओ? गांधी मैदान में महात्मा गांधी का धोती टांग दिया जाए और कह दिया जाए कि ये वही धोती है जिससे महात्मा गांधी चंपारण गए थे। ठीक है, अब बताइए उस धोती को देखने के लिए सिर्फ भारत के कोने कोने से लोग आएंगे या साउथ अफ्रीका से भी लोग आएंगे? इसका मतलब देश विदेश से भारत की ओर या पटना एयरपोर्ट पर बताओ हवाई जहाज के आने जाने की गति बढ़ेगी या घट जाएगी? जब हवाई जहाज के आने जाने की जो है गति जब बढ़ेगी तो आपको क्या लगता है टोटो वाले का संख्या घटेगा या बढ़ जाएगा? अच्छा, आप ऐसा क्यों सोच लेते हैं? जो आए हैं धोती देखने, धोती देखकर तो लौट ही जाएंगे। वो क्या गांधी मैदान में वेट नहीं करेंगे क्या? वो करेंगे ना। तो होटल्स, अच्छा होटल में भूखे तो नहीं रहेंगे, आसपास फूडिंग होटल भी बनेंगे। हर कोई 5 स्टार होटल में ही खाएगा या सड़क किनारे बैठ करके भी खाने का व्यवस्था होना चाहिए ना। सिर्फ खाना ही खाएंगे या साथ साथ पान गुटखा बीड़ी भी पिएंगे वो लोग? ओ माय गॉड, इसका मतलब महात्मा गांधी के एक धोती से समझिए कितने का इनकम। अच्छा, सबका इनकम जब बढ़ेगा तो आपको क्या लगता है नेशनल इनकम में बढ़ोतरी होगा या नहीं होगा? और साहब नेशनल इनकम जैसे ही बढ़ेगा फिर वही अर्थव्यवस्था का, है ना, पर कैपिटा इनकम का बढ़ जाना, पीपीपी का बढ़ जाना और उसके बाद किसका बढ़ जाना? उत्पादन दर बढ़ जाना। और उत्पादन दर के बढ़ जाने से अलग अलग फैक्ट्री स्टैब्लिश होने लग जाएंगे जिससे अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, तो देखा ये गया कि कुछ विकास ऐसे हैं जिसको करने के लिए जो है साहब पैसे की क्या पड़ती है जरूरत, लेकिन कुछ क्या है आपका फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ठीक है, आप फ्रीली घूमिए। अब बताइए इससे भारत सरकार का कितना पैसा खर्च हो रहा है? आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, आप कोई भी व्यापार चूज कर सकते हैं। सिंपल सी बात तो है, बेसिक नीड तो है, लेकिन इसमें भारत सरकार की पैसा खर्च नहीं होता। ये बताओ आपको क्या लगता है ये फिजिकल डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं यह इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात करता है या नहीं? व्यक्तिगत, ये बताओ फिजिकल डेवलपमेंट व्यक्तिगत है या नहीं? यहीं से जो है हमारे संविधान में जो है विभाजन दिखाई पड़ता है। विकास को 2 भाग में बांट दिया गया, इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड आपका क्या है मास डेवलपमेंट। ठीक है, तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट में क्या क्या आता है आपका? फिजिकल डेवलपमेंट एंड व्हाट? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ठीक है, और मास डेवलपमेंट में क्या आपका? सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। आई बात समझ में? आप देखिएगा जहां पर इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, जबकि मास डेवलपमेंट के लिए क्या है? पैसे की जरूरत है। ठीक है, अच्छा इन दोनों में अगर हम गरीब मां के बच्चे हैं, जब भारत सरकार का पैसा ही नहीं लगता है तो सिंपल सी बात है, बताओ भारत सरकार पर रिस्ट्रिक्शन होगा या नहीं होगा? ना, भारत सरकार के खिलाफ होगा या? सिंपल सी बात है, ये राज्य के क्या हो जाएगा? खिलाफ। मतलब राज्य किसी भी कीमत पर यह अधिकार देने के लिए क्या हो जाएगा? या बाध्य हो जाएगा। क्यों? पैसा खर्च नहीं। और सिंपल सी बात क्या है, मास डेवलपमेंट से आवश्यक है पहले इंडिविजुअल डेवलपमेंट। तो सबसे बेसिक डेवलपमेंट आपका क्या है? मास डेवलपमेंट या इंडिविजुअल डेवलपमेंट?
इसीलिए कुछ अधिकार ऐसे हैं जिसे हम क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे, मौलिक अधिकार कहते हैं। अब यहां से आप जो है इसको रिलेट कर सकते हैं। मौलिक अधिकार कैसा अधिकार है, तो वह अधिकार जिससे हम फिजिकल डेवलपमेंट साथ ही साथ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को सुनिश्चित करते हैं। मौलिक अधिकार क्या है, तो यह व्यक्तिगत अधिकार है। यह क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, तो मौलिक अधिकार व्यक्तिगत विकास को सुनिश्चित करता है। मौलिक अधिकार क्या है, तो मौलिक अधिकार राज्य के खिलाफ दिया गया एक क्या है, अधिकार है। आ रही बात समझ में? ये सारी बातें फाउंडेशन में होती है, लेकिन चलते चलते फंडामेंटल एट ग्लांस, ठीक है, आप इसको देखते चलिए। उसके बाद क्या है, ये तो फंडामेंटल राइट्स हो गया, और इधर जो बचा उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका मतलब है हमारे संविधान में अधिकार की चर्चा कितनी जगह है, 3 जगह, 2 जगह ना, एक फंडामेंटल राइट्स और एक आपका क्या है, डीपीएसपी। डीपीएसपी अपने आप में एक क्या है, अधिकार है। अच्छा बताओ, जब डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए पैसा चाहिए, तो आपको क्या लगता है, सरकार के लिए यह बाध्य होगा क्या? आपको क्या लगता है, क्या यह इन्फोर्सेबल होगा क्या? यह इन्फोर्सेबल नहीं होता है। डीपीएसपी आर नॉट इन्फोर्सेबल इन लॉ, ठीक है। जबकि फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाएगा, इन्फोर्सेबल हो जाएगा। यह राज्य के क्या है, खिलाफ है। तो यहां से कई सवाल जो है बनते रहते हैं, इसको आप लोग इस प्रकार जो है देखते हुए चलिएगा। अच्छा हाँ, एक बात और भी, क्लास के साथ साथ आप लिखते भी रहिएगा। ये नहीं कि अभी पढ़ लेते हैं, घर जाकर फिर वीडियो खोलेंगे, फिर वहां नोट्स, हाँ, फिर घर जाने के बाद फिर काम होता नहीं है। जो काम यहां पर हो गया वही काम रह जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, मौलिक अधिकार की चर्चा संविधान के किस भाग में है, भाग 3। डीपीएसपी का चर्चा किस में है, भाग 4 में। अच्छा बताओ, सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से काम चल सकता है क्या? क्या फिजिकल डेवलपमेंट एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ही काफी है? नहीं, इसका मतलब है कि साहब किसी भी व्यक्ति को जो है सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी आवश्यक है। आपको ऐसा नहीं लगता है यह कहीं न कहीं भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करता है? डीपीएसपी कहीं न कहीं क्या है, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को क्या करता है, यह मजबूत करता है, ठीक है। लोकतंत्र का मतलब ही क्या था, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल का मतलब ही क्या है, हम अपने लिए सरकार चुन रहे हैं, क्यों, अपनी विकास के लिए, ठीक है। और अपनी विकास तभी सफल हो पाएगी जब फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी मिले, ठीक है। अच्छा, अगर ये सभी डेवलपमेंट होता है तो वह राज्य क्या कहलाता है, वेलफेयर स्टेट। कौन सा स्टेट, कल्याणकारी राज्य। तो किसी भी राज्य को जो है वेलफेयर स्टेट बनाने में किसकी भूमिका है, डीपी। तो इसलिए जो है आए दिन सवाल पूछते रहता है, ठीक है, कि वेलफेयर स्टेट के लिए भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है एक क्या है, जिम्मेवार है। तो वो भाग कौन सा है, भाग 4, जिसमें किसकी चर्चा है, डीपीएसपी की चर्चा है ना। जिसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से जो है अब अधिकार को पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग जो है कर्तव्य को देखते हुए चलेंगे। तो डालिए हेडिंग, भाग 3। भाग 3 को हम क्या बोलते हैं, भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं, ए फॉर फंडामेंटल राइट्स,
मौलिक अधिकार का संबंध 12 से कहाँ तक है? 35 तक है। ठीक है, क्या हुआ जाए, इसी उम्र में अभी बैक बेंच का सहारा ले रहे हो। गर्मी क्यों लग रहा है? बोलिए तो जाके। बहुत गर्मी लग रहा है। रुक जा 2 मिनट। दिख रहा है ये? भूमिका, उसके बाद लिखो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम? संवैधानिक उपबंध। उसके बाद देखो यहाँ पर आपातकाल में फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर संशोधन, उसके बाद लिखो परिवर्तनीयता। परिवर्तनीयता मतलब क्या? वाद योग, इनफॉर्सेबल। ठीक है, रिलेशन टू डीपीएसपी, रिलेशन टू डीपीएसपी। इसको फटाफट लिखिए। इनफॉर्सेबल पहला है आपका भूमिका, उसके बाद है आपका संवैधानिक उपबंध, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। उसके बाद है फंडामेंटल राइट्स इन इमरजेंसी, उसके बाद है आपका अमेंडमेंट और नॉट, फिर उसके बाद क्या है? इनफॉर्सेबल और नॉट, और लास्ट में क्या है? रिलेशन टू डीपीएसपी। ठीक है, चले हम लोग आगे। देखिए, भूमिका का मतलब था, समझिए आखिर विश्व में ये अधिकार का ट्रेंड शुरू कहाँ से हुआ है? ब्रिटेन। ब्रिटेन में कब? 1215। इस समय ब्रिटेन का राजा कौन हुआ करता था? कौन? सर जॉन। ठीक है, इस समय जो है फ्यूडलिज्म हुआ करता था कहां पर?
ब्रिटेन में सामंतवादी व्यवस्था चल रही थी। कहां पर? ब्रिटेन में। सामंतवादी व्यवस्था का मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है? हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन कहां पे रहेगा? सेंट्रल में रहेगा, और उसका जो क्या है, क्लाइंट है, वो टैक्स जो है अलग अलग राज्यों से जो है वह केंद्र को देता रहेगा। जो देगा उसे हम क्या बोलेंगे? सामंत बोल रहे होंगे, फ्यूडल उसको हम लोग उसको बोल रहे होंगे। इसका मतलब तो साफ है कि यहाँ की जो जनता की मांग है, जनता की मांग से राजा क्या है? साहेब खबर नहीं। और इसी बीच में जो है आवाज उठने लग गई थी लगभग 1210 से ही। किसकी मांग? अधिकार की मांग। अब जाकर के 1215 तक आते आते जो है सामंत ने सूचना दिया किसको? राजा को। मतलब स्थिति इस कदर आ चुकी थी कि अगर 1215 में ब्रिटेन की जनता को अधिकार न दिया जाता तो साहब गौरवपूर्ण क्रांति 1215 में ही हो चुकी होती। आप लोग पढ़े होंगे व्हाट? गौरवपूर्ण क्रांति, ग्लोरियस रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1689। देखो पॉलिटी तो इतिहास की कोख से ही पैदा लिया है, ठीक है। हाँ, आप पॉलिटी को अच्छा समझ सकते हैं तब जब आपका इतिहास पे क्या है, थोड़ा बहुत पकड़ बना हुआ है, ठीक है। इसी समय पहली बार जो है राजा बनाया क्या? आपका एक डॉक्यूमेंट, और उसी डॉक्यूमेंट पर जो है पहली बार पूरे विश्व में एक नया काम होने जा रहा है। वो नया काम क्या है कि जनता को लिखित रूप से क्या मिल रहा है? अधिकार दिया जा रहा है। और इसी के बाद यह ट्रेंड जो है पूरे विश्व में फैलने लग गया। इसीलिए हम 1215 का यह जो घोषणा पत्र है, इसी घोषणा पत्र को हम क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ द राइट्स ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। सिंपल से देखिए, आपके सिस्टम में जब पॉजिटिव चेंजेस आता है तब हम उसे क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। एक शब्द आप लोग पढ़े होंगे, क्रांति। क्रांति का मतलब क्या होता है? मारकाट। क्रांति का मतलब क्या होता है? ठीक है, रेडिकल चेंजेस इन एनी सिस्टम इज नॉन एज अ रेवोल्यूशन, है ना। किसी भी व्यवस्था में जो है अमूलचूल परिवर्तन, ये अमूलचूल परिवर्तन का मतलब ऐसा नहीं निगेटिव परिवर्तन। किसी व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन का मतलब होता है पॉजिटिव बदलाव, और इस पॉजिटिव बदलाव को ही हम क्या बोलते हैं? क्रांति। और जिसके द्वारा यह आरंभ होता है वह चीजें मैग्ना कार्टा कहलाता है, ठीक है। तो 1215 जो है, 1215 यह वही साल है जब अधिकारों के लिए क्या है? एक क्रांतिकारी साल है। और यह क्रांतिकारी साल किस लिए? क्योंकि 1215 में ब्रिटेन की कौन शासक? सर जॉन ने पहली बार जो है अधिकार देने का काम किया था। इसी के बाद ब्रिटेन में पुनः आ गया क्या? गौरवपूर्ण क्रांति। ये गौरवपूर्ण क्रांति और क्या है? अधिकार को और वो स्ट्रांग बनाने का प्रयास कर रहा है। और साहब फ्रांस रेवोल्यूशन तो अधिकार पर ही क्या था? बेस्ड था, ठीक है। मतलब अधिकार देखिएगा 1215 के बाद वह मजबूत होने लग रहा है, ठीक है। इसी के बाद देखिएगा 1789, तो आपको क्या है 1789? फ्रेंच रेवोल्यूशन। और इसी समय आगे चल करके यूएसए में क्या आ रहा है? फंडामेंटल राइट्स जोड़ा जा रहा है। और 1948 यही जो सिलसिला है आपका पूरे विश्व में फैला, और फैलते फैलते इसकी हवा कहाँ तक भी आ गई? भारत तक। भारत तक तो आनी ही थी, क्योंकि हम क्या थे? ब्रिटिश के गुलाम थे। गुलाम का मतलब ही क्या होता है? आपका अधिकार का छीन जाना। आप गुलाम, आप किसी भी व्यक्ति का, किसी भी सिस्टम का गुलाम कब होंगे? जब वह सिस्टम, जब वह व्यक्ति आपका अधिकार को क्या कर ले? वह छीन ले, ठीक है। तो आजादी की लड़ाई को क्या हम अधिकारों की लड़ाई बोल सकते हैं ना? हम आजादी की लड़ाई को हम अधिकारों की लड़ाई तो बोल सकते हैं। इतिहास वाले सर आजादी की लड़ाई, और उसी चीज को पॉलिटी में अधिकारों की लड़ाई, ठीक है। अरे जितनी भी क्या हुआ, आप देखिएगा जितना भी क्या विद्रोह हुआ है, वो सभी विद्रोह में अधिकार ही तो मांगा जा रहा है। चाहे वह आंदोलन या क्रांति बोल लीजिए,
चाहे वो क्या हो, किसान का मामला हो, चाहे वह मामला किसका हो, आदिवासी का हो। ठीक है, ये सब आपका क्या है, ये सब अधिकार ही तो मांग रहे हैं हम लोग। ये बताओ आईएनसी जो बना, ये आईएनसी भी अपने आप में क्या था, अधिकार मांगने की एक संस्था ही तो थी, जो पहले क्या था, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। 10 साल हुआ ना, 1885 में क्या बना, इसी के 10 साल लगभग 1895 तक नहीं, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। हर साल मीटिंग बैठता था और इस मीटिंग में जो है लिस्ट बना, हल्दी धनिया मिर्चाई पाउडर सब कुछ, जाकर दिए किसको, ब्रिटिश को, कि चल वो क्या मुझे अधिकार देगा, वो मतलब भाग यहाँ से। और 1895 में भारत में एक युवा उभर रहा था, युवा, उसका नाम है बाल गंगाधर तिलक। बोला हमार देश बा, तो बोला हमार देश हमार नियम, माई लाइफ। बोला मैं अपने व्हाट्सएप पे कौन सा लगाऊंगा स्टेटस, माई लाइफ। बोला यार व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने से पहले जाके पूछो अपने पुरखा से, ठीक है, तो अधिकार मांगने की हसर क्या होती है। ये बताओ ब्रिटिश यहाँ पर शांत रहेगा क्या, बोला नहीं नहीं नहीं, जिस उपकरण से उसने गुलाम बनाया था, किसने, ब्रिटिश ने, वही उपकरण मांग कौन रहा है, बाल गंगाधर। मानो ना मानो ब्रिटिश डर गया था, इसलिए किसको, बाल गंगाधर तिलक को कहाँ भेजा, पहले जेल, और इसी के बाद जो है बंगाल का विभाजन, और हमको आपस में क्या कर दिया, वो लड़वाया। फिर हम लोग क्या हो गए आपस में, हम बड़ा तो तू बड़ा, नहीं, सर्वोच्चता की लड़ाई शुरू हो गई। और इसको ऊपर से देख कौन रहा है, ब्रिटिश। देख करके खुशी के आंसू या दुखी के आंसू, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। आगे चलकर महात्मा गांधी पहुंच गए और 1947 तक यह हसर आ गया। तो देखिए 1900 कहा जाता है कि भारत भी अधिकार के लपेटे में आ गया। और 1931 का पाकिस्तान में एक जगह पड़ता है, कौन सा, कराची अधिवेशन। इसी अधिवेशन में जो है एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया, और वह डॉक्यूमेंट तैयार किया गया किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और चूंकि इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारत में आजादी से पहले अधिकार का ड्राफ्ट तैयार करने वाला व्यक्ति कौन, किस अधिवेशन में, और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, पटेल। क्या हम इस समय आजाद हैं क्या, क्या हम जितनी आसानी से डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए हैं, क्या इतनी आसानी से हमें अधिकार मिल जाएगा, नहीं। आगे चल करके जब संविधान सभा बनाने का क्या मिला, अधिकार मिला। और साहब जब संविधान लिखी जा रही थी तब इसी बात पे चर्चा हुआ कि कुछ अधिकार ऐसे हैं जो हम अभी देने में क्या है, सक्षम नहीं है। और वह व्यक्ति थे तेज बहादुर सप्रू, जिसे हम प्यार से टीबीएस कहते हैं। हम कहते हैं, आप मत कहिएगा, ठीक है, टीबीएस मतलब तेज बहादुर सप्रू। लिखने की इच्छा ही नहीं होती, मेरी इच्छा मर चुकी है। मैंने अपने जीवन में इतना लिखा है कि लिख लिख कर मेरी इच्छाएं मर चुकी है, ठीक है। इसलिए आप लोग पूरा पूरा वर्ड लिखा कीजिए, तेज बहादुर सप्रू। अकॉर्डिंग टू तेज बहादुर सप्रू, राइट्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट इज व्हाट, फंडामेंटल राइट्स, एंड सेकेंड इज व्हाट, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो यहीं से जो है तैयार हुआ आपका क्या, भाग 3। ये बताओ भाग 3 में पहली बार अधिकार, तो बताओ हमारे संविधान का मैग्ना कार्टा कौन सा बन जाएगा, भाग 3। नहीं, भारतीय संविधान का भाग 3 क्या है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा, ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की विशेषता क्या है कि यह व्यक्तिगत विकास को सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान के संबंध में मौलिक अधिकार की और क्या विशेषता है, यह भारतीय राज्य के खिलाफ जनता को दिया गया एक क्या है, अधिकार है, ठीक है। और क्या है,
साहब भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की विशेषता यह भी है कि मौलिक अधिकार को प्रोटेक्शन दिया गया है, प्रोटेक्शन सुरक्षित किया गया है आर्टिकल 13 में। 13 पूरे फंडामेंटल राइट्स में सबसे लंबा टॉपिक किसका है? ठीक है, मेंस में सबसे बड़ा सवाल बनता है किससे? आर्टिकल 13 से। 13 और 16 और एक है आर्टिकल 21। यह मेंस के लिए क्या है? सबसे लॉन्ग टॉपिक बन जाता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में क्या है? मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा ही क्या किया गया है? संरक्षित किया गया है। ठीक है, आगे चले हम लोग। अब है इसका संवैधानिक उपबंध। संवैधानिक उपबंध का मतलब क्या? कि संविधान में इसकी चर्चा। तो संविधान में चर्चा का मतलब क्या? कि किस भाग में? भाग 3। किस आर्टिकल में? 12 से लेकर के 35। अच्छा, मौलिक अधिकार साहब संख्या में मिलता है। मौलिक अधिकार किसमें मिलता है? संख्या में। तो मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या कितना? 7 थे। आज कितना है? 6 है। कौन चला गया? राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। अब ये संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में कहा था? आर्टिकल 31 और कहा था यह 19 का F। ठीक है, अच्छा, राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया। सिंपल सी बात है, राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया है तो अमेंडमेंट किया गया होगा, आया ना? क्योंकि संविधान में बदलाव तो साहब अमेंडमेंट के द्वारा ही होता है। तो राइट टू प्रॉपर्टी को किस अमेंडमेंट के तहत? 44वां संविधान संशोधन। और ये हुआ कब था? 1978 में। अच्छा, बदलाव कैसा बदलाव था? क्या इसे संविधान से उठाकर फेंक ही दिए क्या? नहीं साहब, यह बदलाव है ट्रांसफर का। यह बदलाव कैसा है? ट्रांसफर का। अच्छा, ट्रांसफर का मतलब एक आर्टिकल से अलग आर्टिकल में, आया ना? तो किस आर्टिकल में अब इसका चर्चा है? ठीक है, शॉर्ट नोट्स ऐसा ही हम लोग जो है लिखते हैं, क्योंकि एक बार जब देखे झलक यहाँ पे पूरी की पूरी बातें आ जाए। क्योंकि ये नोट्स है किसके लिए? पीटी के लिए ना, मेंस थोड़ी है आपका। ठीक है, उसके बाद अच्छा, संपत्ति का अधिकार का संबंध जब 31 और 19 के साथ था तब तो हम राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स बोलते थे। ठीक है, लेकिन जब इसका संबंध किससे जुड़ गया है? 300 का ए से, तो क्या राइट टू प्रॉपर्टी आज के समय में फंडामेंटल राइट्स है? आज क्या है? वो एक लीगल राइट्स है। ठीक है, लीगल राइट्स का क्या मतलब होता है? अरे तो हिंदी हो गया ना उसका। लीगल राइट्स का मतलब जिसे संविधान मतलब मौलिक अधिकार को छोड़ करके अन्य आर्टिकल के द्वारा उसे क्या दिया गया है? प्रोटेक्शन दिया गया। उसे हम क्या बोलते हैं? अधिकार कहते हैं, सॉरी लीगल राइट्स कहते हैं। देखो इधर, तो आज इसे कानूनी या क्या बोलते हैं हम इसे? वैधानिक या विधिक अधिकार। वैधानिक या विधिक अधिकार। ठीक है, तो ये तो मामला था किसका? राइट टू प्रॉपर्टी का। सवाल पूछा जाएगा कि मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या कितना? आज कितना है? कौन निकल गया? किस आर्टिकल में था? किस अमेंडमेंट के तहत? और आज किस आर्टिकल में है? और आज किस रूप में है? बस इतना ही ध्यान में अगर आ जाए एग्जामिनेशन हॉल तक तो आपका काम जो है बन जाएगा। अब जो है अब ये जो आपका बच गया है 6 अधिकार, ये 6 अधिकार है कौन कौन सा? एक तो आपका राइट टू इक्वालिटी। पहला क्या है आपका? समानता या समता का, समानता का अधिकार।
राइट, समता या समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 3, शोषण का या शोषण के विरुद्ध, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर 4, द रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद 5वां क्या है, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। और छठा क्या है आपका, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार। अच्छा, तो रियल मायने में आपको, आप जो अधिकार का उपभोग करते हैं समान स्थिति में, वो कौन कौन सा अधिकार है आपका, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता एंड आपका क्या है, ये अधिकार कब आएगा, जब बाकी राइट्स का वायलेशन होगा। ठीक है, बाकी राइट्स का वायलेशन होगा, तब जाकर के ये राइट्स आएगा। एक बात मुझे बताइए, ये अधिकार राज देगा, राज न दिया तब, राज न दिया तब, मतलब ये अधिकार दिया गया है, इस अधिकार के बिना आपका क्या होगा, फिजिकल डेवलपमेंट हो पाएगा क्या, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो पाएगा। और जब आप फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को अडॉप्ट नहीं कर लेंगे तो साहब बाकी का सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड व्हाट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये अपने आप में क्या रह जाएगा, अधूरा। नहीं, इसका मतलब भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। नहीं, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या हो जाएगी, कमजोर होने लग जाएगी। इसीलिए राज्य को क्या किया गया है, यह अधिकार जो है राज्य के अगेंस्ट दिया गया है। अगर राज्य ऐसा नहीं करता है तब जो है आर्टिकल किसके तहत, 32 के तहत क्या किया जाएगा, रेट जारी किया जाएगा। आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस एक आर्टिकल के बिना पूरा संविधान ही बेकार था। ठीक है, ये अधिकार न दिया जाए तो लोगों का जो है न ही फिजिकल डेवलपमेंट हो पाएगा, न ही इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो पाएगा। तो सिंपल सी बात है, लोगों का लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास होगा क्या, आप फिर संविधान को फॉलो करने जाएंगे क्या। इसका मतलब संविधान का जो है भारत में दिवाली में दिवाला निकल, या फिर होली में उसका होली जला दी जाएगी। बताओ, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था का दिवाला निकाला जाए, संविधान की होली जलाई जाए, ये अच्छी बात है, या फिर राज्य पर लगाम लगा करके लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचा लिया जाए। नहीं, बताओ, संविधान को बचाए कौन रखा है, आपको बचाए कौन रखा है, आपकी आत्मा। जिस दिन आपके बॉडी से आपकी आत्मा निकल गई, उस दिन ये शरीर जो है नश्वर हो जाएगा, नश्वर, देहावसान, फिर जो है गंगा किनारे। ठीक है, ये बताओ, अगर संविधान से आर्टिकल, भावुक नहीं होना है, अगर संविधान से आर्टिकल 32 निकाल दिया जाए तो बताओ हमारे संविधान का क्या हो जाएगा, देहावसान। ठीक है, इसका मतलब संविधान की आत्मा कहाँ बस रही है, ये बात हमें दिखाई पड़ रही है या डॉक्टर अंबेडकर को दिखाई पड़ी थी पहली बार, डॉक्टर अंबेडकर को। हम तो अपनी बात बोलते ही नहीं है, हम जितनी भी बात बोलेंगे अब क्लास में वो सारी बातें जो है सुना सुनाया क्या है, बातें होंगी। हाँ, ये है कि मैं उनका मैसेज आप तक पहुंचाता रहूंगा,
आई एम नॉट जस्ट लाइक अ टीचर, आई एम जस्ट लाइक अ मैसेंजर, नॉट लाइक अ पैगंबर, आई एम जस्ट अ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो हम तो एक मैसेंजर की भांति। कुछ भी ऐसा आपको लगे कि बेकार चीज़ें हैं तो आप हमें दोष ना दें, आप संविधान लिखने वाले को दोष दें कि उन्होंने ऐसा क्यों लिखा। हम ऐसी बातें समझा रहे हैं तो आप अंबेडकर जी को बोलिए कि आपने ऐसा बोलकर क्यों गया। ना आप बोलते, ना ये टीचर समझाता मुझे, ना ये सवाल बनता, ना फिर ये ऐसी सरदर्दी बनती। तो कृपया हमें ना दोष दें, उन्होंने बोलकर गया। क्यों ऐसा होता है इसका कारण हम आप तक छोड़ते रहते हैं, जैसे आप पकड़ते रहिए और टिक मारते रहिए। तो हमारे संविधान की आत्मा कहाँ बसती है? ठीक है, अब बड़ी बातें हैं कि साहब संविधान की आत्मा एक जगह नहीं, इसे पहली बार भी आ चुकी है। कहाँ पर? प्रियम्बल में। ठीक है, अब क्या करें? अब क्या करें साहब? ऐसे कंडीशन जैसी सवाल में आपको दिखाई पड़े आत्मा, उसी सवाल में ढूंढिए एक व्यक्ति को। कौन? मिस्टर अंबेडकर। प्यार से हम उनको मिस्टर अंबेडकर कहते हैं। मतलब ये नहीं है कि उनका आस्था मेरे दिल में नहीं है। मैं तो समझता हूँ दो ही लोग तो थे, एक वीरेंद्र राव और एक है क्या आपका भीमराव अंबेडकर। यही दो लोग थे उस समय सबसे अधिक पढ़े लिखे। ठीक है, अंबेडकर जी को टक्कर देने वाला एक ही व्यक्ति थे। कौन? वीरेंद्र राव। वीरेंद्र राव। अंबेडकर जी तो सिर्फ एक भारत के संविधान लिखने में, वो कई देश के संविधान लिखने में सलाहकार की भूमिका निभा चुके हैं। कौन? इसीलिए भारतीय संविधान सभा ने भी उनको सलाहकार के रूप में उनको, और कभी कभी सवाल भी पूछता है कि वीरेंद्र राव क्या संविधान सभा के मेंबर थे? तो नहीं, वो एक आईसीएस अधिकारी थे। आईसीएस, आईएएस जैसे आज का है। ठीक है, तो अब जैसा देखिए कि आपका अधिकार कौन कौन सा है? समानता का अधिकार, फिर क्या आपका राइट टू फ्रीडम, फिर आपका क्या है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फिर क्या आपका रिलीजियस फ्रीडम, और फिर आपका क्या है एजुकेशन एंड कल्चरल राइट्स, और लास्ट में आपका क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब देखिए यहां पर, अब जाकर के आपको यहां पर आर्टिकल डालना है। आर्टिकल 14 से कितना? ठीक है, फिर उसके बाद कितना 19 से लेकर के 22, उसके बाद फिर क्या आपका 23 से लेकर के 24, फिर क्या आपका 25 से लेकर के 28, 29, 30 और ये क्या आपका 32। जब भी आप इसको पढ़िए तो आप भी इसको ऐसे ही पढ़िए, ये नहीं कि फर्स्ट समानता का अधिकार 14 to 18, ऐसे नहीं। ठीक है, डेटा पहली बार दिमाग जो है डेटा को अडॉप्ट नहीं कर पाता है। पहले लैंग्वेज को पढ़िए, देन आप लैंग्वेज जब याद हो जाएगा डेटा खुद ब खुद खोज लेगा वो। ठीक है, लैंग्वेज सबसे बड़ी बात है, आप अपने माइंड में डिमांड भर दीजिए, वो खुद डिमांड को पूरा कर लेगा। आप पहले ही जो है मांगने से पहले ही आप उसको दिए जा रहे हैं। ठीक है, जरा सोचिए कि बच्चा आपका कुछ मांगे नहीं, आप उसे पहले दे रहे हैं, वो बच्चा भी भटकेगा और वो सामान को भी व्यर्थ कर देगा। तो आपका माइंड व्यर्थ ना हो जाए, इसके लिए आवश्यक है कि आप पहले लैंग्वेज को पढ़िए, पहले आप डिमांड भरिए, और जब डिमांड डाल दीजिएगा साहब वो खुद ब खुद ढूंढ लेगा। आ रही बात समझ में? सामाजिक विज्ञान है ना, हमारे समाज में पूरा ये क्या है साइंस फैला हुआ है। और इसी पे कहावत भी है, पूत बड़े, एक नहीं है पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। तो पूत को सपूत बनाइए, ठीक है, वह खुद जो है धन को इकट्ठा कर ले। आप खुद को दुश्मन बना चुके हैं। किससे? यूट्यूब से, किताब से गए पूरा लाइन पढ़ रहे हैं, इसलिए आज तक आपको फंडामेंटल राइट्स का रेशियो याद रह नहीं पाया। और आप जानकर हैरान रहेंगे, कुछ ऐसे अधिकार हैं जिनके बारे में आर्टिकल से ज्यादा रेशियो पूछ रहा है। जैसे रिलीजियस, कहाँ गया ये 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अगर आप इतना याद रख लेते हैं 25 से 28 है तो आपका 80% काम यहां से निकल। ठीक है, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार अगर आप इतना याद रख लेते हैं कि यह 29 से 30 है तो इसमें आपका काम क्या है? धन्य है। हाँ, 1 by 1 जो पढ़ने की चीज है वो सबसे इंपॉर्टेंट, वो क्या है आपका? समानता और स्वतंत्रता।
ठीक है, जिसको हम लोग अभी पढ़ने लग जाएंगे। तो डालिए हेडिंग समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 14 से लेकर के 18। देखिए, आप इसको उल्टे ऑर्डर में याद रखिए। क्यों ऐसा? क्योंकि इससे जो है मैक्सिमम सवाल जो है कहाँ से? 18, 17, ठीक है। अब जा करके टच करने लगा है किसको? 14 को, ठीक है। तो जहां से सबसे अधिक बार सवाल पूछा गया है उससे जो है हम लोग अभी करते हुए आगे बढ़। ये बताओ, समानता का अधिकार का मतलब क्या है? इसका मतलब हमारे समाज में असमानता रही होगी। हम लोग पढ़ते पढ़ते जो है कितने ये हो जाते हैं, नहीं भूल जाते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं। समानता समानता पढ़ते रहते हैं और ये नहीं समझ पाते कि यह स्थिति कैसी रही होगी। अब जब आप ये समझ जाएंगे कि किस किस स्तर पर क्या थी, असमानता थी, तब जाकर के आपको ये सारी बातें क्लियर होने लग जाएगी, ठीक है। जात के स्तर पर था या नहीं? धर्म के बेस पर था या नहीं? ये बताओ, अगर टाइटल लगा है टाइटल, तो टाइटल के बेस पर भी क्या था? डिस्क्रिमिनेशन था। जैसे अंग्रेज अक्सर अपने क्या थे, मतलब अपने, ऐसा तो नहीं था कि अंग्रेज जो है शासन कर रहा है, यहां पर बैठ गया दिल्ली में, तो उसी का लोग जो है टैक्स ला रहे हैं और उसको, मतलब हम भारतीयों को उन्होंने हायर कर लिया था। और जो भारतीय क्या थे, अंग्रेज का खास व्यक्ति, अंग्रेज उसको रह रह करके जो है अलग अलग समय में टाइटल देता। राय बहादुर, सर की उपाधि, मास्टर वाला सर नहीं, सर, ठीक है। उसके बाद राय बहादुर। ये राय बहादुर करते क्या है? ये राय बहादुर गांव में जाते हैं और टैक्स कलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये बताओ, जब ऐसे लोग गांव में जाते होंगे तो ऐसे लोगों के प्रति आम लोगों का इज्जत बढ़ता होगा या लोग अपना अपना घर की कुंडी लगा लेते होंगे? इसके सामने लोग जो है कुर्सी पर बैठते होंगे या ये कुर्सी पर बाकी सब नीचे। किसके कारण? कि टाइटल लग गया है, इसका मतलब ये क्या है? टैक्स कलेक्टर है, ठीक है। इसलिए आप अक्सर देखिएगा 60-70 का मूवी तो इसी पर बेस बना है। नहीं, घोड़ा पे बैठ कर अधिकारी आया, पूरा गांव का घर क्या है बंद हो चुका है। क्यों? क्योंकि उस साल जो है फसल खराब हो गई है, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास अन्न नहीं है टैक्स देने के लिए। तो ऐसे लोग जब पहुंचते थे गांव में, है ना, तब जो है वहां पर लोग इससे डरते थे। डिस्क्रिमिनेशन इस लेवल पर फैला हुआ था, ठीक है। जाति के आधार पर क्या है? डिस्क्रिमिनेशन फैला हुआ है। छू दिया, आउट, व्हाट नॉनसेंस, यू इडियट्स, तुम फल्ला जा से हो। अब जाकर नहा रहा है। अब यह सोचिए कि जब आप आजादी की मांग मांगने गए, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, उस समय आप ब्लड देख रहे थे, उस तुम्हारा भी ब्लड रेड, मेरा भी ब्लड लाल है। और आज जब आजाद हो गए हैं तब डिस्क्रिमिनेशन। इसलिए साहब छुआछूत पर भी क्या लगाया गया? प्रतिबंध लगा, नहीं, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, राइट। तो जिस जिस स्तर पर आपको क्या दिखाई पड़ेगा? अनइक्वालिटी, उस स्तर को जो है इन अधिकारों में समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। जैसे 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत।
अच्छा, उपाधि देना बुरी बात है क्या? उपाधि देना बुरी बात नहीं है। उपाधि अगर कहाँ दिया जाए? शिक्षा में। शिक्षा और सेना। शिक्षा में क्यों? अगर टाइटल दिया जाएगा साहब तो इस बेस पर लोग पढ़ने के प्रति क्या होंगे? इच्छुक होंगे। और जब लोग पढ़ेंगे तो भारत के पढ़े हुए लोग ही तो इसरो में बैठ करके नहीं, चांद को कहां पर, मतलब क्या, चांद पर अपना उपग्रह को भेज रहे होंगे, है या ना? अरे अंतर यही था ना। आप देखिएगा यूएसए और इंडिया का डेवलपिंग रेट में तो इंडिया यूएसए से काफी आगे है। आज से लगभग 15-20 साल पहले लोग नासा को जपते थे, नासा नहीं, लेकिन आज के क्या हो चुका है? नासा से पलायन भारतीयों का होने लग गया। कहां पर? इसरो में। क्यों? जो पहले इंटेलेक्चुअल थे वो भाग गए थे, जो भारत में रह करके इसरो का विकास किए, अब इसरो का इतना नाम हो रहा है तो वहां से लोग अब आ रहे हैं। इसका मतलब क्या? उसी शिक्षा का क्या है? प्रभाव है। ये सेना भाई बताइए, बंदूक लिए खड़ा है, ठीक है, तो साहब इसको मेडल दिया जाता है, इसको उपाधि दिया जाता है, जिससे इसकी हौसला क्या रहे? बुलंद रहे। और इस हौसला जब बुलंद रहेगा तो बंदूक का नोक जो है पाकिस्तान के तरफ होगा, ना कि भारत के तरफ ही घूम जाएगा, ठीक है, जिससे हम क्या रह सके? सुरक्षित रह सके। उसके बाद है, अच्छा ये उपाधि जो देगा, ठीक है, ये तो अपने स्टेट के लिए है ना। हो सकता है भारतीयों को उपाधि कहां से भी मिले? विदेश से भी, ठीक है। तो क्या भारतीय इसके सिवा मुंह उठाकर पहुंच जाए विदेश? ला चल रहा नहीं। तो इसके लिए साहब बनाया गया क्या आपका? राष्ट्रपति की इजाजत से, राष्ट्रपति की इजाजत से ही, परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। कैसी उपाधि? विदेश की उपाधि। तो इतनी बातें आप जो है याद रखिए। वर्तमान में उपाधि देना क्या है? उपाधि देने का जो क्षेत्र है वो कितने क्षेत्र है आपका? 2 क्षेत्र। कौन कौन सा? एजुकेशन एंड आर्मी, शिक्षा व सेना, ठीक है। उपाधि भारतीय किसके इच्छा के बाद ही उपाधि ले सकेगा विदेशी? राष्ट्रपति की इच्छा या आदेश के बाद ही हम विदेशी उपाधि को अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है? आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में सिर्फ लैंग्वेज याद रख लेने से आपका काम बन जाएगा, क्योंकि इसमें 3 लॉज बने हुए हैं। वो लॉज आपका मेंस में काम आता है, ठीक है। एट्रोसिटीज एक्ट वाला जो है ना अपने संविधान में, ठीक है। एट्रोसिटीज एक पूरे ही हमारे संविधान में ऐसा संविधान है जिसके तहत आप पर केस कर दिया जाए तो आपको ही प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं सही हूं। बाकी जितना भी आपका क्या लॉज है, अगर मैं केस कर रहा हूं किसी और पे तो मुझे प्रूफ करना है कि वह व्यक्ति क्या है? गलत है। अगर आप नहीं, जैसे मान लिया कोई व्यक्ति मेरे ऊपर केस कर देता है, कोर्ट हमें दोषी नहीं समझता है। जो मेरे ऊपर केस किया है उसकी जिम्मेदारी है कि वो क्या कर दे, उसे गलत प्रूफ कर दे। लेकिन साहब एट्रोसिटीज एक ऐसा एक्ट है, अगर आप पे लग गया तो आप ही को प्रूफ करना पड़ेगा कि आप क्या है? सही है, ठीक है। इसमें इसकी लैंग्वेज क्या है? एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब उपाधियों का, सॉरी, अस्पृश्यता का क्या है? अस्पृश्यता का अंत। ये ऐसा वर्ड है, लगता है कि मुंह में लकवा मारा, जीभ में है। अस्पृश्यता, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। अस्पृश्यता का अंत। हिंदी में इसके लिए एक और वर्ड आता है, छुआछूत का उन्मूलन। हर्षिकार दीर्घिकार अगर गलती हो रहा होगा तो कृपया इसको इग्नोर कीजिएगा, हम आपके हिंदी के टीचर नहीं हैं, ठीक है। हाँ, हिंदी वाले स्वर अच्छे से बताएंगे हर्षिकार और दीर्घिकार, ठीक है।
यहाँ पर बस लैंग्वेज पढ़िए और समझिए और एग्जाम में टिक आउट कीजिए, बस इतना से ही मतलब रखिए। तो आर्टिकल 18 एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, ठीक है, इसमें कितनी बातें, 2 बातें याद रखिए। भारतीय राज्य कितने क्षेत्र में दे सकता है, 2 क्षेत्र में, कौन, शिक्षा और सेना। भारतीय लोग विदेशी उपाधि ले सकते हैं क्या, तो यस, लेकिन कब, जब वो राष्ट्रपति का क्या ले ले, वह आदेश ले ले, परमिशन ले ले, ठीक है। उसके बाद क्या है, आर्टिकल 17 एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब क्या, अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का उन्मूलन, मतलब कि कोई टच कर दे तो डेट मीन्स ये नहीं कि जाकर नहा लीजिए सामने, ठीक है, मतलब मानवता की भावना बिगड़ ना सके, वरना आपके ऊपर एट्रोसिटीज एक्ट लग जाएगा, फिर आपको प्रूफ करना पड़ जाएगा साहब कि मैं क्या हूं, सही हूं, ठीक है। भारत सरकार ने इनको इतनी सुरक्षा दे रखा है। अब लिखिए आर्टिकल 14 पर। आर्टिकल 14 थोड़ा सा लंबा है। आर्टिकल 14 में मूलतः 2 बातें हैं, कौन कौन से, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, विधि के समक्ष ठीक है, विधि के समान संरक्षण। अच्छा, आपको क्या लगता है भारतीय संविधान सभा ने खुद इस वर्ड को गढ़ लिया या कहीं से कॉपी पेस्ट का मामला है, कहां से कॉपी पेस्ट किया गया, और ये लोग कहां से अडॉप्ट किए, ऊपर से। यूनाइटेड किंगडम में एक व्यक्ति हुआ करके नाम है प्रोफेसर डाइसी, प्रोफेसर जिनका पॉलिटिकल साइंस से बीए है, ये लोग खूब समझते हैं इनको, किसको, प्रोफेसर डाइसी को। उन्होंने एक थ्योरी दिया था, नाम है रूल ऑफ, ठीक है, और इन रूल ऑफ लॉ में 3 एलिमेंट था, और 3 एलिमेंट में साहब भारत तीनों का तीनों ही अडॉप्ट कर चुका है, जिसमें डायरेक्टली अडॉप्ट किया है किसको, विधि के समान संरक्षण, सॉरी ये क्या है, विधि के समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। और प्रोफेसर डाइसी के रूल ऑफ लॉ में जो तीसरा एलिमेंट था वो ये था कि साहब किसी भी राज्य की व्यवस्था या संविधान न्यायपालिका के जजमेंट से क्या होता है, विकसित होता है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ की जब बात आई थी, मतलब डाइसी साहब का कहना था कि उस स्टेट में रूल ऑफ लॉ है जहां पर ये 2 एलिमेंट तो है ही, साथ ही साथ उस देश के संविधान में या उस देश का संविधान जो है न्यायपालिका की जजमेंट से क्या होता है, विकसित होता है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं, कैसे हमारे यहाँ देखो, हमारे यहाँ कई चीज लागू हैं। हमारा देश है वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन तो सभी लॉ का बेस है, संविधान तो क्या है, सभी विधियों का क्या है, आधार है ना, ठीक है। लेकिन मेरा देश चलता है साहब CRPC, समझते हैं सबकी, IPC, ACP, ठीक है। तो ये जो आपका क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे सारा काम करता है, कौन, IPC, CRPC, ACP, मतलब मेरा देश जो है सिर्फ संविधान से, संविधान तो एक आधार देता है, संविधान एक आधार देता है। साथ ही साथ आप देखते हैं कि हमारे देश में साहब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी लागू होता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। इसका मतलब है कि साहब हमारे यहाँ सिर्फ संविधान आधार नहीं दे रहा है, संविधान को और मजबूत कौन कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कर रहा है। नहीं, इसका मतलब है कि हमारे यहाँ क्या है, रूल ऑफ लॉ है। तो प्रोफेसर डाइसी के रूल ऑफ लॉ के 3 एलिमेंट से 2 एलिमेंट को डायरेक्टली अडॉप्ट कर लिया गया इन आर्टिकल 14, ठीक है। अब बात समझते हैं हम लोग
कि ये विधि के समक्ष समता एंड विधि के समान संरक्षण का मतलब क्या होता है। विधि के समक्ष समता का मतलब क्या? विधि सबके लिए क्या है? बराबर है। और विधि के समान संरक्षण का मतलब क्या? विधि सबको एक समान प्रोटेक्शन दे रही है। अच्छा ये बताओ, दोनों एक ही बात है क्या? अगर हम ये सोच लेते हैं कि हमारे समाज में समानता सिर्फ इतनी बातों से ही आ जाएगी, यह संभव नहीं है। अगर हम ये सोच ले कि समानता सिर्फ इसी बातों से आ जाए, विधि के समान संरक्षण, तो भी नहीं है। मतलब हमारे समाज में समानता लाने के लिए इन दोनों ही लाइन का होना क्या है? बहुत जरूरी है। कैसे? एग्जाम्पल समझिए। जैसे मान लिया जाए कि मान लीजिए मेरा 5 गो क्या है? वारिस है नहीं, मान लेते हैं, ठीक है, जिसमें 3 गो जो है कुपोषित हो गया किसी कारणवश, ठीक है, और हमारे घर में 5 लीटर दूध आता है, 5 लीटर, ठीक है। अगर सिर्फ और सिर्फ अगर हम ये कह दें कि विधि के समक्ष सभी क्या है? बराबर है, तो सबको एक लीटर सबको एक एक मिलेगा। मतलब जो मोटू है वो और मोटा रहा है। इसका मतलब है साहब कि सिर्फ इस बात को नोट डाउन कर लिया जाए, समान भले दिखता क्या है? दिखता तो है कि यह हमारे समाज में समानता लाएगा, ठीक है, लेकिन रिजल्ट इसका क्या हो जाएगा? डिफरेंट, निगेटिव। ये बताओ, रास्ता समान होना चाहिए या रिजल्ट समानता होना चाहिए? इसका मतलब क्या है? एक बराबर लोगों के लिए एक बराबर कानून होना चाहिए, ठीक है। ये जो 3 कुपोषित है, इनको जो है कुछ इनका अधिकार काट करके दिया जाएगा, हाँ या ना? तभी जाकर के जो है यह इस मोटू के बराबर आएगा ये, वरना ये जिंदगी भर जो है ये जिंदगी भर कुपोषित और ये और फैलता हुआ चला जाएगा, ठीक है। अब जरा सोचिए इस बात को कि यह जो है क्या कि एक प्रकार के व्यक्ति यानी एक तरह के व्यक्ति के लिए एक प्रकार की कानून, ठीक है। तो अगर इनको मिलता है 1.5 लीटर तो इनको भी कितना मिलेगा? यहां पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब जाकर के हमारे समाज में समानता आने वाली है। मतलब विधि सबको एक समान क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही है। आज देखिए विवाद हो गया था, विवाद यह भी था कि कहा गया कि साहब इससे भी नहीं आएगी, तब आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि इन दोनों का मतलब ये है, इन दोनों लाइन को मिला दिया जाए तो मतलब यह निकलता है कि एक तरह के व्यक्ति के लिए एक तरह का कानून होगा। ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार के आगे पीछे इतना सारा गाड़ी चलता है तो हमारे भी साइकिल के आगे पीछे इतना गाड़ी चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 14 है। तो नीतीश जी आपके बराबर नहीं है, वो आपके ग्रुप में शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। डीएम के आगे पीछे बॉडीगार्ड है, हमें भी दो। क्यों? राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। एंड इन आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ठीक है। तो जितना बॉडीगार्ड किसको? डीएम को, उतना आपको भी लग जाए मिलने, तो बताओ उसको अपनी मेहनत में शर्मिंदगी महसूस होगी या नहीं होगी? होगी ना। तो साहब जो डीएम लायक है उसको डीएम के ग्रुप का मतलब क्या राइट्स दिया जाएगा। हम जैसे लोगों के लिए एक जैसे व्यवहार किए जाएंगे, जिसका चर्चा कहां पर किया गया है? आर्टिकल 14 में किया गया है ना। ये 2 लाइन अगर आप याद रख पाते हैं तब जाकर के आपका जो है फंडामेंट मतलब आर्टिकल 14 से सवाल छूटने वाला नहीं है। बाकी फंडामेंटल राइट्स हम आज नहीं करेंगे, कल हम लोग, अच्छा कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। कल हम लोग जो है फंडामेंटल राइट्स तो खत्म होगा ही होगा, साथ साथ डीपीएसपी एंड ड्यूटीज तक हम लोग कल ही समाप्त कर लेंगे, ठीक है। इसलिए मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद।